हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं, अध्ययन करेंगे हम क्रिस्टॉलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत या सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो आइए इसको हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत है, यह मूलतः जो है नगरीय भूगोल से संबंधित है। यानी ये जो सिद्धांत जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है नगरीय भूगोल से। नगरीय भूगोल की विशेषताओं के बारे में, नगरीय जो केंद्र होते हैं उनके क्या क्रियाकलाप होते हैं, किस प्रकार के कार्य वहाँ पे किए जाते हैं, इन सब की विशेषताएं हम देखेंगे। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है क्रिस्टॉलर महोदय ने दक्षिण जर्मनी के नगरों के स्थानीयकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करके किया था। और ये कब किया था? ये किया था इन्होंने 1933 ईस्वी में। ये इन्होंने अपना केंद्रीय स्थल सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जो केंद्रीय स्थल है, तो केंद्रीय स्थलों का वितरण षष्ठकोणीय और पदानुक्रमिक तरीके से होता है। यानी ये दो मुख्य इसमें ये शब्द जो है ध्यान रखने योग्य है कि इनका जो उसका आकार बताया है, केंद्रीय स्थलों का जो वितरण बताया है, इसको बताया कि एक तो वो षष्ठकोणीय होंगे और वो होंगे पदानुक्रमिक तरीके से, उनका विकास हमें देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। आगे ये बताते हैं कि जो क्रिस्टॉलर ने केंद्रीय स्थल की परिभाषा देते हुए बताया कि वैसा नगर जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में कई बस्तियों के बीच में होता है और अन्य बस्तियों को ये सेवा प्रदान करता है। यानी वो एक नगर जो होता है, मुख्य नगर, वो भौगोलिक क्षेत्र होता है और कई बस्तियों के बीच में वो स्थित होता है। और जो उसके आसपास के उसके परिवर्ती क्षेत्र की जो बस्तियां होती है उनको सेवा प्रदान करता है। और इस जो नगर होता है, ये बता रहे हैं कि जो केंद्रीय स्थल होता है वो द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों का केंद्र बिंदु होता है। यानी इसमें जो हमें क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे वो उस जुड़े होंगे किससे? द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों से ये जुड़े होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो मान लीजिए कि ये केंद्र स्थल सिद्धांत हो गया, तो ये क्या होगा? पदानुक्रम से अपने जो परिवर्ती इसके नगर होंगे और जो बस्तियां होंगी, जो छोटे क्रम की बस्तियां होंगी, उनको क्या करेगा? ये जो केंद्र स्थल है ये इन सबको सेवाएं प्रदान कराएगा। आगे क्रिस्टॉलर महोदय बता रहे हैं कि इनके अनुसार केंद्रीय स्थल का सिद्धांत उन्हीं क्षेत्रों में लागू होती है जहाँ पे निम्नलिखित मान्यताएं काम करती हैं। ये अपने सिद्धांत देने के बाद ये कहते हैं कि ये सिद्धांत तो वहीं पे लागू होगा, जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत है उन्हीं नगरों में लागू होगा, उन क्षेत्रों में लागू होगा जहाँ पे जो ये नीचे हम मान्यताएं अभी पढ़ेंगे, कौन कौन सी इन्होंने मान्यताएं दिया है अपने सिद्धांत को लागू होने के लिए। तो ये मान्यताएं जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे इनका सिद्धांत लागू होगा। तो आइए एक एक करके इनकी मान्यताओं को हम देखते हैं कि कौन कौन सी इन्होंने मान्यताएं मानी हुई हैं अपने सिद्धांत के लागू करने के लिए। देखिए जो इसमें दिया गया है, पहली मान्यता है भौगोलिक दृष्टि से वह क्षेत्र समरूपता रखता है। यानी सबसे पहले तो ये सिद्धांत वहां पे लागू होगा जहाँ पे भौगोलिक रूप से वहां का क्षेत्रफल क्या होगा? एक समान होगा। जो वहां का धरातलीय समरूप है, क्षेत्र है, समरूप होगा। संपूर्ण प्रदेश में जो संसाधन होगा, वहाँ की जनसंख्या होगी, जो उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का जो वितरण है, लगभग सब कुछ समान हो। यानी क्षेत्र समरूप हो, साथ ही साथ संसाधन, जनसंख्या, उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का जो वितरण हो, ये भी लगभग क्या हो? समान हो। तो वहां पे इनका सिद्धांत लागू होगा। दूसरी मान्यता ये बताते हैं कि दूसरी मान्यता ये है कि केंद्रीय स्थल से किसी भी दिशा में जाने पर, यानी किसी भी दिशा में जाया जाए वहां से, तो परिवहन मूल्य में दूरी और भार के अनुसार वास्तविक वृद्धि होती है। यानी किसी भी दिशा में जाया जाए वहां से, तो वही नियम लागू हो कि दूरी और भार के अनुसार वास्तविक वृद्धि हो। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़े उस तरह से परिवहन का मूल्य बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे यदि वस्तुओं का भार बढ़ रहा है, वस्तुओं की मात्रा बढ़ रही है, तो उस क्रम में, उस अनुपात में क्या हो? उस परिवहन मूल्य में भी वृद्धि होनी चाहिए। तीसरी मान्यता जो इन्होंने दिया है कि समदैशिक मैदान, इसका अर्थ है कि शहर स्थलाकृतिक उतार चढ़ाव के बिना एक समरूप मैदानी क्षेत्र में स्थित हो। यानी कि नहीं कि कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, या फिर बहुत ढाल प्रवणता वाला क्षेत्रफल हो, कि यदि वो होगा तो फिर उनका जो इन्होंने बताया कि दूरी और भार के अनुपात में जो मूल्य बढ़ना चाहिए। तो अब इसमें जब यदि जो धरातलीय उतार चढ़ाव बढ़ जाएगा तो फिर वो भी उनका असफल हो जाएगा। इसलिए ये मानते हैं कि वहाँ का जो जो शहर स्थित हो वो समदैशिक मैदान में स्थित हो, यानी समतल भूमि हो, वहाँ पे वो नगर स्थित हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस स्थान पर जनसंख्या समान रूप से वितरित हो। यानी जनसंख्या का भी समान वितरण, ये नहीं कि
जनसंख्या कहीं बहुत सघन है, डेंसिटी कहीं बहुत अधिक है, और कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही विरल है, तो वहाँ पर भी इनका ये उसको भी मना करते हैं कि वहाँ भी सिद्धांत ये लागू नहीं हो सकता है। और फिर 5वां पॉइंट है कि समस्त जनसंख्या एक ही वस्तु की मांग करती है, जैसे वस्त्र, स्वास्थ्य देखभाल आदि। यानी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ पे एक ही लगभग जो वस्तुओं की मांग की समरूपता हो, वो भी समरूप हो, यानी एक वस्तु की ही मांग करती हो वहाँ की जनसंख्या। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूरी 6 लोग अपनी जरूरतों को निकटतम शहर से पूरा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक निश्चित शहर के साथ लोगों की बातचीत के संदर्भ में दूरी 6 होता है। तो इन्होंने दूरी 6 को भी लागू किया है कि यानी लोग ऐसे हों वहाँ पे कि वो निकटतम स्थान से ही वस्तु प्राप्त करने का प्रयास करें, जो सबसे उनके निकटतम जो सेवा क्षेत्र मिले वहां से। नेक्स्ट पॉइंट है कि समान आय, यानी उपभोक्ताओं की जो आय हो समान होती है, अर्थात सभी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति समान हो। यानी क्रय शक्ति के बीच उन्होंने समानता बताया है। क्रय शक्ति समानता का मतलब सबके पास उतनी इनकम हो कि वो किसी भी वस्तु खरीदने के लिए समान मात्रा में वो भुगतान कर सके, तो उनकी क्रय शक्ति भी क्या हो, समान हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि शहरों को इन्होंने दिया है कि त्रिकोणीय जाले में व्यवस्थित किया गया है, अर्थात शहर अंतरिक्ष में पूरी तरह समान रूप से वितरित हैं। यानी इन्होंने शहरों को बताया है कि जो नगर है, नगरों का भी समरूप वितरण उन क्षेत्र में होना चाहिए। ये देखिए, इस चित्र को समझने से पहले हम इसे देख लेते हैं। कुछ शब्दावली इन्होंने, इन 4 शब्दावलियां इसमें महत्वपूर्ण इनके क्षेत्र में इसको परिभाषित किया है इस सिद्धांत में। तो देखते हैं सीमा। ये जो सीमा है इसका मतलब है कि किसी फर्म जो होता है, फर्म को आर्थिक रूप से संचालन करने के लिए व्यवसाय की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होगी, और ये किसी भी व्यवसाय की व्यवहार्यता के व्यवसाय की आवश्यकता की मात्रा को दर्शाता है। यानी ये सीमा है, ये सीमा का मतलब इसमें ये थ्रेशोल्ड ही हो जाता है। थ्रेशोल्ड यानी इंग्लिश से इसका दिया थ्रेशोल्ड, तो इसको ही कहा है। ये जो यहाँ पे परिभाषित किया जा रहा है, इसका मतलब कि जैसे कोई भी व्यवसाय या कोई यहाँ पे सेवा क्षेत्र दिया जा रहा है, कोई भी सेवा का यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है, तो ये बताते हैं कि उसकी न्यूनतम, यानी वो फर्म, यानी सेवा कोई भी फर्म हो सकता है या कोई हम सेवा उसे ले सकते हैं, तो उसको संचालन के लिए न्यूनतम व्यवसाय की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता, यानी कहें कि वो न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए जो कि इस सेवा को मांग करे, उसका उपभोग करे या उसको उपभोग करने के लिए वहां पे उपस्थित हो, तभी ये सेवा क्या है, चल सकता है। नहीं तो उसकी न्यूनतम जनसंख्या नहीं है या न्यूनतम उतना मांग नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो सेवा क्या हो जाए, कोई किसी प्रकार का भी सेवा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शैक्षिक सेवा हो, व्यापार की सेवा हो या परिवहन की हो, यदि न्यूनतम वो जनसंख्या, वो मांग नहीं है, वो थ्रेशोल्ड उतना नहीं है, तो वो सेवा क्या हो जाएगा, एक सीमा के बाद फिर वो बंद हो जाएगा, वो क्रियाशील नहीं हो पाएगा, वो चल नहीं पाएगा या फिर उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो वही इस थ्रेशोल्ड को इसको दर्शाता है कि वो न्यूनतम क्षेत्र या न्यूनतम जनसंख्या के क्षेत्र हो गया, न्यूनतम या मांग का क्षेत्र है, यानी उतना होना चाहिए किसी भी सेवा को वहां पे पनपने के लिए या विकास के लिए। आगे एक और शब्द है इसमें, पूरक क्षेत्र। पूरक क्षेत्र क्या है? पूरक क्षेत्र में ये बताया गया है कि शहर सीमा क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र की सेवा करता है, तो इस अतिरिक्त क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पूरक क्षेत्र कहते हैं। अर्थात इसमें ये कह रहा है कि जो शहर के जो सीमा क्षेत्र है उसके अतिरिक्त भी ये कुछ क्षेत्रों को सेवा प्रदान कर पा रहा है, तो उसे हम पूरक क्षेत्र कहेंगे। और ये है वस्तुओं की सीमा। वस्तुओं की सीमा में दिया है कि वस्तुओं की सीमा का अर्थ क्या है। वस्तुओं की जिस सीमा का अर्थ है वह अधिकतम दूरी जिससे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए शहर तक यात्रा करने के लिए तैयार है, यानी वह सीमा, वो उसे हम उस वस्तु की सीमा कह सकते हैं। यानी कि कोई भी जो वह दूरी होती है या वह वस्तु की अधिकतम सीमा होती है जहां से कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए आकर्षित हो रहा है या वहां उतनी दूरी तय करके आ पा रहा है। वस्तुओं की अधिक सीमा का अर्थ है कि दूर के स्थानों से लोग किसी वस्तु को खरीदने के लिए और शहर तक यात्रा करने के लिए तैयार हैं। और इसके विपरीत पूरक क्षेत्र की बाहरी सीमा वस्तुओं की सीमा को दर्शाता है। यानी कह सकते हैं कि जो पूरक क्षेत्र है, पूरक क्षेत्र की जो बाहरी सीमा है वही वस्तुओं की सीमा को भी दर्शा रहा है। यानी ये यहाँ पे जो चित्र में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, ये हो गया इसका रेंज, यानी यही सीमा है। और यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आता है, तो ये पूरक क्षेत्र हो गया।
और इसी पूरक क्षेत्र का जो बाहरी सीमा होता है ये वस्तुओं की सीमा दर्शाता है, यानी यहाँ तक के लोग क्या होते हैं, इस सेवा को यहाँ इस केंद्र में जो सेवा प्रदान किया जा रहा है, इस सेवा को प्राप्त करने के लिए लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ तक दूरी तय कर रहे हैं, यहाँ तक आ पा रहे हैं इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। तो यही हो गई इस वस्तु की क्या हो गई, सीमा हो गई या रेंज हो गई। आगे हम देखते हैं, देखिए ये दिया है केंद्रीय वस्तुएं और सेवाएं। तो इसमें दिया है कि जो कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ वस्तुएं और सेवाएं केवल बड़े शहरों द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं। कुछ ऐसे प्रकार की सेवाएं होती हैं जो केवल ही जो बड़े केंद्र हैं, जब बड़े शहर हैं वही प्रदान कर पाते हैं। इसका मतलब है कि छोटे शहरों और कस्बों के लोगों को केंद्रीय वस्तु की खरीद के लिए बड़े शहर जाना पड़ता है। यानी इस प्रकार की कुछ सेवा हो जो कि निचले बस्तियों में नहीं मिल पाए, निचले केंद्रों में न मिल पाए, तो वो क्या करते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए कस्बों के लोग क्या करते हैं, शहरों में जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे दिया है कि दिल की सर्जरी के लिए लोगों को बड़े शहरों की यात्रा करनी पड़ती है। यानी उपभोग की कुछ वस्तुएं हैं, दाल चावल चीनी, ये सारी वस्तुएं या फिर और भी कुछ व्यवसाय की वस्तुएं हैं जो निचले उन्हें केंद्र पर मिल जाएंगे, तो वहां से वो ग्रहण कर लेंगे उसे। लेकिन कुछ विशेष प्रकार जैसे बहुत बड़ा जैसे सेवा, अब इसमें दे दिया स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की सुविधाएं, कोई बड़ा दिल का सर्जरी करवाना है, कैंसर का इलाज करवाना है, बड़े बड़े ऑपरेशन कोई करवाना है, तो उसे निचले कस्बों में उस प्रकार की सेवा नहीं मिलेगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा, लोगों को बड़े केंद्रों में या फिर कहीं बड़े शहरों में, बड़े नगरों में उनको जाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि जो ऐसी वस्तुओं जो कि निचले केंद्रों पे नहीं मिल पा रही हैं, उसको इसमें केंद्रीय वस्तुएं के रूप में शामिल किया गया है। और यही कहा गया है कि इन केंद्रीय वस्तुओं के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, शहरों की तरफ जाना पड़ेगा, बड़े शहर जहाँ पे कि इस प्रकार की वस्तुएं या इस प्रकार के सेवा क्षेत्र उपलब्ध हैं। या फिर शिक्षा के लिए भी लोग बड़े बड़े उच्च शिक्षा के जो केंद्र हैं बड़े बड़े शहरों में, उसके लिए भी लोग जाते हैं। तो आगे फिर दिया है क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत 3 परिकल्पनाओं पर आधारित है, यानी 3 परिकल्पनाएं हमें देखने को मिलेंगी। इन 3 परिकल्पनाओं पर ही आधारित है इनका जो मुख्य जो सिद्धांत है। तो आइए देखते हैं हम इसे। लिख दिया है कि जो बस्तियों का वितरण होगा ये षष्ठगोलीय होगा। पहला तो ये मुख्य मान्यता है, एक ये भी परिकल्पना है कि इन्होंने जो बस्तियों का वितरण बताया है, जो नगर हो गए, तो षष्ठकोणीय हेक्सागोनल उनको माना है। और षष्ठकोणीय बस्ती के बीच में केंद्रीय बस्ती अवस्थित होती है, और इसे नीचे के चित्र में हम आगे अभी देखेंगे। तो वो जो होगी अपने जो निचले वाले उसके केंद्र होंगे उनको सेवाएं प्रदान करेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने लास्ट में इन्होंने अपना सिद्धांत जो दिया वो बताया कि हेक्सागोनल इन्होंने मान्यता उसको दिया, हेक्सागोनल आकृति को। तो ये क्रिस्टालर की पूर्व यह मान्यता कार्य करता था कि किसी भी भौगोलिक प्रदेश के बीच में केंद्रीय स्थल होता है और उसके प्रभाव क्षेत्र की बस्ती क्या होगी, वृत्त के आकार में विकसित होते हैं, वृत्त के आकार में। ये पहले मतलब प्रारंभिक अवस्था में इन्होंने वृत्त के आकार में पहले दिया, जो चित्र से हम स्पष्ट देख पा रहे हैं। और स्पष्ट है कि पूर्व की मान्यता में छाया प्रदेश का विकास होता है, लेकिन क्रिस्टालर के षष्ठकोणीय परिकल्पना में छाया प्रदेश के विकास की कोई संभावना नहीं है। यानी इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ये चित्र दिया हुआ है, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी बस्ती क्या की, इन्होंने जो बताया बस्तियों का आकार, इन्होंने बताया था वृत्तीय आकार, यानी इन्होंने वृत्ताकार आकार बताया कि जो बस्तियां होंगी वृत्ताकार आकार में होंगी। तो इन्होंने बताया कि जैसे ये सारे वृत्ताकार आकार की जो बस्तियां हैं ये सेवा प्रदान करेगा, ये जो इसका मुख्य एक केंद्र होगा, और इसी केंद्र से ये पूरे अपने वृत्ताकार आकार बस्ती को या नगर को ये केंद्र क्या होगा, सेवा प्रदान करेगा। तो सेवा इनको प्रदान करेगा। इसी प्रकार सभी जो वृत्ताकार जो नगर हैं ये सब इन केंद्रों से इनको सेवा प्रदान होगा या मिलेगा। लेकिन इसमें त्रुटि एक ये आई कि ये जो क्षेत्र है जो बीच में बचे रह जा रहे हैं, क्या ये अनसर्व्ड यानी ये सेवा से वंचित रह जा रहे हैं, इनको सेवा नहीं प्रदान कर पा रहा है ये केंद्र, ये सेवा से वंचित क्षेत्र हैं। तो इसी वंचित क्षेत्र को इन्होंने इस वंचित क्षेत्र को दूर करने के लिए, इस वंचित क्षेत्र की समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं ये कि अब ये जो वृत्ताकार नगर है इनको ओवरलैप कर देते हैं, बिल्कुल पास पास सबको ला देते हैं। अब जब दूसरा संशोधन करते हैं तो पास पास ला देते हैं इसमें, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये ओवरलैपिंग इसमें देखने को मिल रहा है। यानी ये जो अब क्षेत्र जो यहाँ पे अनसर्व रह जा रहा था,
या फिर जो सेवा क्षेत्र से वंचित रह जा रहा था, अब ये इस पे क्या हो रहा है, दोहरी सेवा मिलने लग रही है। यानी इस बस्ती से भी मिलेगा, इस नगर से भी और इस नगर से भी, दोनों से इसे सेवाएं मिलेगा। तो इसमें कहें कि दोहरी सेवा का अब ये समस्या आ गया है। जैसे जैसे प्रशासनिक है, तो प्रशासनिक में यदि सेवा यहाँ पे मिल रहा है, तो ये एक तो नगर का वो होता है कि एक नगर का प्रशासनिक क्षेत्र है, तो वो उस प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, तो उसे एक ही प्रशासन, उस पर एक ही सरकार, एक ही सरकार, जैसे राज्य भी है तो उस पर एक ही राज्य का, एक ही सरकार का कानून लगेगा। या फिर एक नगर है तो उस पर जो वहाँ के नगरीय प्रशासन है उसका सिर्फ प्रशासन रहेगा। लेकिन अब ये जो दोहरी सेवा मिल रही है, तब दोनों का प्रशासन इस पे आने लगेगा, तो फिर इसकी वजह से भी समस्या देखने को मिलेगी। तो इसको फिर इन्होंने क्या किया कि इस समस्या को भी दूर करने के लिए फिर ये अपने आकृति बनाते हैं षष्ठकोणीय यानी हेक्सागोनल। इसमें इन्होंने कहा कि ना तो कोई ऐसा क्षेत्र बचेगा बीच में जो कि सेवा से वंचित होगा, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जो कि ओवरलैप होगा, दोहरी सेवा उसे मिलेगी। तो इन्होंने फिर अंततः इन्होंने ये आकृति दिया हेक्सागोनल। तो यही इनकी मुख्य विशेषता है। फिर ये इन्होंने हेक्सागोनल आकृति दिया कि इन्होंने अपने उस नगरीय या बस्तियों का आकार इस प्रकार से माना है। आगे देखते हैं। दूसरी परिकल्पना यह है कि दूसरी परिकल्पना में ये बताते हैं कि षष्ठकोणीय वितरण जो प्रारूप है क्या होगा, पदानुक्रमिक होता है। अर्थात इसे स्पष्ट करते हुए क्रिस्टालर ने कहा है कि केंद्रीय बस्ती एक छोटे बाजार से लेकर एक बृहद बाजार यानी बड़े बड़े महानगर तक हो सकते हैं। यानी जो केंद्रीय बस्ती है, छोटे बाजार भी एक केंद्र हो सकता है, छोटा बाजार भी सेवाएं प्रदान करते हैं। यदि हम निचले स्तर पे कस्बा में देखें तो जो छोटे छोटे केंद्र होंगे वो भी, जो छोटे मार्केट होंगे वो भी सेवाएं प्रदान करते हैं कुछ प्रकार के। जो बड़े बड़े महानगर हैं, जो बृहद बाजार हैं, वो भी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यही इन्होंने फिर आता है कि इस तरह से उन्होंने पदानुक्रम शामिल किया कि इस तरह से छोटे से लेकर बृहद स्तर तक के हमें इसमें पदानुक्रम देखने को मिलेंगे। हर हाल में केंद्रीय स्थान षष्ठकोणीय बस्तियों के बीच में होता है। यानी कहा है कि हर हाल में जो केंद्रीय स्थान है, यानी हमने भी हेक्सागोनल आकृति देखा है, तो उन्होंने कहा है कि जो भी आकृतियां होंगी, ये जो केंद्र होगा किसी भी हाल में इसी क्या होगा, इसके मध्य में ही होगा। आगे हम देखते हैं क्रिस्टालर का जो तीसरा महत्वपूर्ण परिकल्पना है, ये किस पे है कि जो केंद्रीय स्थान है, केंद्रीय स्थान के प्रभाव में आने वाले बस्तियों की संख्या का विश्लेषण 3 मान्य आधार पर किया जाता है। ये तीसरा इनकी परिकल्पना है। इसमें उन्होंने बताते हैं कि जो बस्तियां होंगी, बस्तियों की संख्या का विश्लेषण 3 मान्य आधार पर किया जाएगा। इन्होंने 3 मान्य आधार इस तरह से बताया है। इन्होंने अपने इसमें भी 3 सिद्धांत लागू किए हैं। एक तो बाजार सिद्धांत, और दूसरा है परिवहन सिद्धांत, तीसरा है प्रशासन सिद्धांत या प्रशासनिक सिद्धांत। तो प्रशासनिक सिद्धांत, तो इन्होंने एक मूल्य दिया है, इसको एक वैल्यू भी दिया है। वैल्यू से इसको कहें कि इंडिकेट किया है। जैसे इसको, जैसे बाजार हो गया, तो इसको इन्होंने जो बाजार को माना है K3, बाजार को K3 मूल्य दिया है। परिवहन को इन्होंने दिया है K4, और प्रशासनिक सिद्धांत को इन्होंने K7 मूल्य दिया है। इस प्रकार से ये जो परिकल्पना है इनकी, ये परिकल्पना देते हैं। तो आइए एक एक इसका विश्लेषण देखते हैं। आगे देखिए, जो K3 सिद्धांत है, इसका तात्पर्य है कि जो सबसे छोटी केंद्रीय बस्ती है, यानी जो बाजार का केंद्र है, औसतन 3 गांवों को बाजार की सुविधा प्रदान करती है। और पुनः जैसे जैसे केंद्रीय बस्ती के आकार में क्रमिक वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाली बस्तियों को जो क्रमिक वृद्धि है 3 के गुणनफल में होता है। यानी 3 के गुणनफल में, यानी अब जैसे 3 गांवों को कोई केंद्र है, 3 गांवों को सुविधाएं प्रदान कर रहा है, तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे उसका पदानुक्रम बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसके गुणनफल में उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। यानी अब 3 दे रहा है तो उसके उच्च स्तर पे जाएगा तो वो 9 प्रदान करेगा, उसके उच्च स्तर पे जाएगा तो क्या होगा, उसका पदानुक्रम और उच्च स्तर पे गया तो 27, और फिर पदानुक्रम बढ़ के और उच्च स्तर पे गया तो 81। यानी 3 के गुणनफल के रूप में उसकी सेवाएं क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। जो K4 है, इसका तात्पर्य है कि अगर केंद्रीय बस्ती परिवहन के कारण विकसित हुआ तो वहां की सबसे छोटी परिवहन आधारित केंद्रीय बस्ती 9 गांवों को सेवा प्रदान करेगी। पुनः जैसे जैसे 2 केंद्रीय बस्ती के आकार में क्रमिक वृद्धि होगी, वैसे वैसे बस्तियों की संख्या में 4 के गुणनफल में वृद्धि होगी। जिस तरह से हमने
जो बाजार पड़ा है बाजार सिद्धांत, उसमें 3 के गुणनफल में वृद्धि होगी। उसी प्रकार अब इन्होंने जो बाजार सिद्धांत के साथ साथ जो परिवहन सिद्धांत देते हैं, तो इसमें इन्होंने परिवहन सिद्धांत में k का मूल्य क्या माना है, k का मूल्य 4 माना है। तब इसमें 4 के गुणनफल में वृद्धि होगी और 4 के गुणनफल के जो वृद्धि होगी उस रूप में इसको सेवाएं मिलेंगी। जो K7 है, K7 को उन्होंने प्रशासनिक दिया है, प्रशासनिक सिद्धांत। तो K7 सिद्धांत का तात्पर्य है कि अगर कोई केंद्रीय बस्ती प्रशासनिक दृष्टिकोण से विकसित हुआ हो तो सबसे छोटे प्रशासन पर आधारित केंद्रीय बस्ती न्यूनतम 7 गांवों को सेवा प्रदान करेगी। सबसे जो न्यूनतम स्तर होगा वो 7 गांव हो सकते हैं, तो 7 गांवों को सेवा प्रदान करेगी, यानी 7 केंद्रों को वो सेवा प्रदान करेगी। और इसी तरह से ज्यों-ज्यों केंद्रीय बस्ती के पदानुक्रम में वृद्धि होगी, पदानुक्रम का स्तर जैसे जैसे ऊंचा उठता जाएगा, जैसे जैसे उच्च होता जाएगा, वैसे वैसे 7 के गुणनफल में बस्तियों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी। निचले क्रम पे बिल्कुल ये 7 केंद्रों की सेवा दे रहा है, तो अब क्या होगा, अब 7 के गुणनफल में वो वैसे वैसे सेवाएं उसकी बढ़ती जाएंगी। देखिए ये इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है K3 का ये चित्र बनाया हुआ है, K4 व K7, यानी यहाँ पे ये मार्केटिंग प्रिंसिपल, K3 वैल्यू इन्होंने मार्केटिंग यानी बाजार को दिया है, K4 वैल्यू इन्होंने दिया है ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, यानी हो गया ये आपका बाजार परिवहन हो गया ये, और ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल यानी कि प्रशासनिक सिद्धांत, ये मुख्य है। K3 हो गया हमारा बाजार का, परिवहन को हो गया K4, वो प्रशासन का हो गया K7। इससे इन्होंने इंडिकेट किया हुआ है। इसमें आगे इसका विस्तृत विश्लेषण दिया हुआ है, K3 सिद्धांत का विश्लेषण। इसमें दिया है कि K3 सिद्धांत यानी बाजार सिद्धांत का ये मूलभूत संकल्पना है। ये जो संकल्पना है बिल्कुल बाजार सिद्धांत पे ही आधारित है कि और षष्ठकोण पे स्थित, जैसे षष्ठकोणीय सबसे मैंने सभी वस्तुओं का आकार इन्होंने षष्ठकोणीय माना है, ये हेक्सागोनल माना है। तो इसमें दिया है कि स्थित कोई भी बस्ती 2 भुजाओं के मिलन केंद्र पर होगी और कोई भी बस्ती 3 केंद्रीय बस्ती से समान दूरी पर होगी। चूंकि षष्ठकोण में 6 बस्तियां होती हैं और उनके 3 केंद्रीय बस्तियों से में सेवा विस्तृत होने की पूरी संभावनाएं हैं, यानी 6 होती है उसमें से वो 3 को ले सकता है, 3 से वो प्राप्त कर सकता है सेवा, उसकी पूरी संभावना इन्होंने बताया है। इसलिए एक केंद्रीय बस्ती षष्ठकोण की 6 बस्तियों में से 2 बस्तियों की सेवा करेगा। इसके अलावा केंद्रीय बस्ती स्वयं भी सेवा ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से कुल 3 बस्तियों को केंद्रीय बस्ती से सेवा मिलेगी। इसी के आधार पर K3 सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादन किया है कि जब कुल से 3 बस्तियों की सेवा मिलेगी तो इसने K3 नाम दिया। K4 सिद्धांत का विश्लेषण है कि K4 सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया है कि बस्तियां षष्ठकोण की भुजाओं के मिलन केंद्र पे स्थित होंगे, जिन्हें परिवहन की सुविधा मिलेगी। केंद्र पे न होकर भुजाओं के मध्य में स्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक बस्ती के लिए 2 केंद्रीय बस्ती समान दूरी पर होते हैं, अर्थात षष्ठकोण 6 बस्तियों में से प्रत्येक बस्ती का प्रभाव 2 केंद्रीय बस्ती में विभाजित हो जाती है और ऐसी बस्तियों में 4 केंद्रीय बस्तियों से सेवा ग्रहण करने वो लगती है। 2-2 होगा तो 2 इससे और 2 उस मतलब उस बगल से ये सेवा प्रदान करेगी, तो 4 केंद्रीय बस्ती से सेवा ग्रहण करेगी, तो इसलिए उन्होंने उसको K4 नाम दिया है। और तीसरा जो है प्रशासनिक सिद्धांत, तो K7 जो सिद्धांत का विश्लेषण है ये है कि जो K7 सिद्धांत है इसके अंतर्गत माना गया है कि कोई भी बस्ती भुजा के मिलन बिंदु या मध्य भुजा पर विकसित नहीं होती है, बल्कि षष्ठकोण के अंदर विकसित होती है। चूंकि जो प्रशासनिक कार्य है 2 षष्ठकोण में विभाजित नहीं हो सकते, यानी 2 षष्ठकोण का मतलब जैसे उन्होंने प्रत्येक बस्ती का या प्रत्येक नगर का आकार इन्होंने षष्ठकोणाकार या फिर कहें कि हेक्सागोनल माना है। तो क्योंकि जो प्रशासन है वो सिर्फ उसी हेक्सागोनल के अंदर जो प्रशासनिक सेवाएं हैं प्रदान की जाएंगी, उसके बाहर नहीं, या फिर दूसरे हेक्सागोनल को प्रशासनिक सेवाएं नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि प्रशासन केवल एक नगर का होता है, उसी नगर को सेवा प्रदान करेगा। तो वही दिया है कि 2 षष्ठकोण में विभाजित नहीं हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन की सुविधा हेतु एक षष्ठकोण के अंतर्गत कुल 6 बस्तियों प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और ये इन्हीं को सिर्फ सेवाएं देगा। आगे हम देखते हैं क्रिस्टालर सिद्धांत का परीक्षण। इसके अंतर्गत दिया है कि क्रिस्टालर महोदय ने स्वयं यह बताया कि केंद्रीय स्थल का सिद्धांत जो है उसी क्षेत्र में लागू होगा जहाँ पे ऊपर में बताया कि जो भी मान्यताएं हमने अभी पढ़ा है, जहाँ पे वो मान्यताएं काम करेंगी वहां पे लागू हो सकता है इनका सिद्धांत। उन्होंने स्वयं स्पष्ट कर
दिया था कि उनका जो K3, K4 व K7 का जो सिद्धांत है ये विश्वव्यापी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत में बताए गए जो मान्यताएं हैं पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने मान्यताएं बता दी हैं सभी देश काल में लागू हो, सभी राज्यों में वो मान्यताएं उस प्रकार की जो मान्यताएं दी है सब मिले ही। क्रिस्टालो का जो सिद्धांत है ये मुख्य रूप से दक्षिण जर्मनी में पूर्णतः लागू होता है और इन्होंने दक्षिणी जर्मनी पे ही अध्ययन करके इन्होंने अपना सेंट्रल प्लस थ्योरी या केंद्रीय स्थल सिद्धांत दिया था क्रिस्टालो महोदय ने, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनसंख्या वितरण में समरूपता पाई जाती है। और भारत के कुछ मतलब भारत में जो दिया हुआ है, भारत के यूपी और उत्तरी पश्चिमी जो बिहार है, बिहार में ये सिद्धांत कुछ हद तक लागू होते हैं, क्योंकि इस प्रदेश में हम देखें तो भौगोलिक समरूपता एवं जनसंख्या का समान वितरण पाया जाएगा। देखिए लॉस ने इसमें कुछ संशोधन किया था क्रिस्टालो महोदय के सिद्धांत में। इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत की जटिलताओं को समझते हुए लॉस महोदय ने बताया कि केंद्रीय स्थल और बस्तियों का वितरण समान षष्ठकोण में न होकर के जालीनुमा षष्ठकोण में वितरित होने की अधिक संभावनाएं हैं। आगे बताते हैं कि जो लॉस महोदय हैं इनके अनुसार प्रत्येक केंद्रीय स्थान के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का प्रभाव समान रूप से सभी बस्तियों पर नहीं पड़ती है। और लॉस ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्रीय स्थल के इर्द गिर्द बस्तियों पर केंद्रीय स्थल का प्रभाव नहीं होता है, कि नहीं कि अब जो केंद्र स्थल है जो आसपास उसकी बस्तियां होंगी उस पर भी उसका प्रभाव देखने को हमें मिलेगा ही, बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रभाव पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि एक ही केंद्र के इर्द गिर्द कई षष्ठकोण का विकास हो सकता है। देखने में वो फिर क्या होगा, षष्ठकोणीय या हेक्सागोनल न होकर के जालीनुमा षष्ठकोण लगने लगेगा। देखिए इनकी आलोचना हम देख लेते हैं, इनकी आलोचना में क्या क्या कहा गया है। पहला तो है कि केंद्रीय स्थान सिद्धांत की मुख्य रूप से आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि यह जो है अनेक धारणाएं बनाकर वास्तविक दुनिया का अति सरलीकरण कर देता है। यानी वास्तव कुछ धारणाएं बना दी है, वो धारणाएं क्या है इस दुनिया में मतलब थोड़ा सा मिलना मुश्किल है। फिर जैसे इन्होंने दूसरा आलोचना किया गया कि समतल भूमि के बड़े क्षेत्र दुर्लभ है। इन्होंने बताया कि समतल भूमि पे ये क्षेत्र लागू हो सकते हैं, चारों तरफ उसके समतल भूमि होने चाहिए, तो ऐसा इन्होंने बताया कि ये बहुत दुर्लभ है। फिर वस्तुओं की स्थिति सामान्यतः यादृच्छिक है तथा समान रूप से नहीं फैली हुई है, रैंडम है कहीं, तो इसलिए फिर ये बिल्कुल समरूपता की जो बात करते हैं वो नहीं मिलेगा, जो कि क्रिस्टालो द्वारा सुझाई गई वस्तुओं के सम अंतराल के विपरीत है। आगे इनकी आलोचना है कि षष्ठकोणीय पैटर्न सैद्धांतिक विकास के लिए उपयुक्त है। सैद्धांतिक रूप से हम इसे समझा सकते हैं, सिद्धांत के रूप में आकर्षक भी लग रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में कई अन्य जटिल कारक भी काम करते हैं, तो हमें षष्ठकोणीय पैटर्न पे हमें नहीं देखने को मिलेगा उसका आकार बस्तियों का। पांचवा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अवधारणा वास्तव में असत्य है और जिसमें कुछ कंपनियां दूसरों की तुलना में अधिक पैसा कमाती हैं। अगला है कि केंद्रीय जो स्थान है, केंद्रीय स्थानों का पदानुक्रम में केंद्रीय स्थानों को क्रम दूसरे, तीसरे और चौथे में समूहीकृत किया गया है, लेकिन ये सैद्धांतिक अपेक्षाएं जो हैं उससे मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के भीतर केंद्रों की एक निश्चित और स्पष्ट रैंकिंग है। अगला पॉइंट है कि सातवां है कि समान आकार का प्रभाव क्षेत्र। सिद्धांत के अनुसार यह अपेक्षित है कि दो तृतीय क्रम के केंद्रों के प्रभाव के वर्ग समान आकार के होंगे। केंद्रीय स्थान सिद्धांत बताता है कि किसी भी विशिष्ट स्तर पर अपनी गतिविधियों के लिए प्रत्येक केंद्र का प्रभाव क्षेत्र हर दूसरे केंद्र के प्रभाव क्षेत्र के आकार के बराबर होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा शायद ही कभी हुआ। जैसे हमने ऊपर चित्र में देखा कि सभी हेक्सागोनल आकार में समान आकार के सभी वस्तुएं हैं, तो ऐसा हमें व्यवहारिक दुनिया में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आकार छोटा बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपभोक्ता की यात्रा व्यवहार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। संपन्नता, स्वाद और वरीयताओं में बदलाव, अधिक गतिशीलता के कारण लोगों को अपनी खरीदारी करने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए दूर की यात्रा करने में सक्षम होना सेवाओं और वस्तुओं की मांग के पैटर्न को बदल देता है। हमने इनकी एक मान्यता और पढ़ी थी ना कि इन्होंने बताया था कि जो उपभोक्ता हो या जो सामान उनको खरीदना है वो क्या करें, न्यूनतम दूरी तय करें, यानी सबसे नजदीक जो भी सेवा उन्हें मिल जाए उसी सेवा केंद्र से वो सेवा ग्रहण करें, चाहे किसी भी चीज की सेवा हो, तो न्यूनतम दूरी तक ही सेवाएं ग्रहण करें। लेकिन अब व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो हो सकता है उस केंद्र पे
अच्छी सेवाएं नहीं मिल पा रही है, तो जिनके पास संसाधन है, जिनके पास परिवहन करने की क्षमता है, उतना व्यय कर सकते हैं, तो उस सेवा केंद्र को छोड़ करके वो और उच्च स्तर के और दूर सेवाएं मिल रही हैं तो वहां भी जा सकते हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस सेवा को प्राप्त करने के लिए, या फिर अपने स्वादानुसार, अपने इच्छानुसार, अपने मनोरंजन के अनुसार वो क्या कर सकते हैं, जिस तरह की उनको सेवा पसंद है उसके लिए उस न्यूनतम सेवा केंद्र को छोड़ करके उच्च स्तर की सेवा प्राप्त करने के लिए वो क्या कर सकते हैं और अधिक दूरी तय कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि तकनीकी परिवर्तन ने वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के तरीके और स्थानों में भी बदलाव लाया है। उदाहरण के लिए सुपरमार्केट, मॉल, संस्कृत, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारी चीजें। तो अब लोग क्या है, जैसे मॉल है, तो अब इसके लिए जैसे निचले केंद्रों पे तो ये नहीं मिलेगी सुविधाएं हमें, तो बड़े बड़े केंद्रों पे उसे लोग छोड़ करके क्या करेंगे, अब मॉल की सेवा प्राप्त करने के लिए और अधिक दूरी तय करके उच्च केंद्रों पे जाएंगे। नेक्स्ट है कि सरकारी हस्तक्षेप, आर्थिक या आवासीय आधार की स्थापना, योजना और नीति निर्माण, विकेंद्रीकरण और कानून, पर्यावरण, आवास कानून, ये सारी चीजें और शहर के बाहर विभिन्न बस्तियों के भविष्य के विकास को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रिस्टालर ने प्रत्येक केंद्र की एक विशेष भूमिका की कल्पना की थी, जबकि उनके कई कार्य हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। केंद्रीय स्थान सिद्धांत की सार्वभौमिक वैधता नहीं हो सकती, ये आलोचना है कि क्योंकि सारी चीजें बदलती रहती हैं तो सार्वभौमिक वैधता तो नहीं हो सकती है। इसे किसी भी क्षेत्र में बसावट पैटर्न की व्याख्या करने के लिए भी नहीं दबाया जा सकता। केंद्रीय स्थल सिद्धांत या केंद्रीय स्थान सिद्धांत का उद्देश्य कुछ प्रमुख विशेषताओं की पहचान करना है जो कुछ प्रकार के बसावट पैटर्न में पाई जाती है, और वास्तविक दुनिया में देखें तो वास्तविक दुनिया में पाए जाने वाले किसी विशेष पैटर्न का वर्णन और समझने के लिए उपलब्ध उपकरणों की पहचान करने के लिए ये ठीक है, लेकिन जो है कि वास्तविक दुनिया में इसे लागू कर पाना संभव नहीं है। निष्कर्ष में दिया है कि क्रिस्टालर जो है, क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत की कुछ सीमाएं अवश्य हैं, सीमाएं तो उन्होंने दिया है, सीमाएं हैं, इसके बावजूद भी इस सिद्धांत की व्यापक मान्यता प्राप्त है, क्योंकि इस सिद्धांत के आधार पे हम देखें तो कई देश के सरकारों ने प्रादेशिक नियोजन का कार्य किया है, तथा बोर्डविले जैसे ये भी एक नगरीय भूगोलवेत्ता है, तो जैसे भूगोलवेत्ताओं ने विकास ध्रुव का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी ये सिद्धांत पहले दिए, इनकी आलोचना तो की गई, लेकिन इस सिद्धांत के बाद बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता आए उनको अपने सिद्धांत विकसित करने में, जैसे लाउस ने भी इनकी आलोचना की तो फिर उसके आधार पर उन्होंने अपना भी सिद्धांत दिया, बोर्डविले हो गए। इसके अलावा जो केंद्रीय बाजार का वितरण पदानुक्रमिक होता है, यह भी एक उपयोगी संकल्पना है, और इस तरह इनके सिद्धांतों को अव्यवहारिक घोषित नहीं किया जा सकता। यानी आलोचनाओं के बावजूद भी बहुत सारे भूगोलविदों के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है, तो इस तरह से उपयोगी है, अव्यवहारिक हम घोषित नहीं कर सकते इनको, फिर भी बहुत महत्व है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।